नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी ने बहुप्रतीक्षित हाइड्रोजन बम आज फोड़ दिया। बिहार में अब से कुछ घंटों बाद पहले चरण के 121 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इस वोटिंग के ठीक पहले राहुल गांधी के धमाके ने एनडीए खेमे को दहला दिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं सूझ रहा है क्या जवाब दिया जाए। हालांकि आ रहा है, जो छुटभइये हैं या जो एक उनकी अपनी सेना है वो आई है सामने, और जो होता है कि राहुल गांधी को कहा जाए कि कुछ भी कहते हैं और देशद्रोह और क्या क्या जो ब्लेम्स होते हैं वो करने की कोशिश होती है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो धमाका है, अब तक तो राहुल गांधी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे थे, विधानसभा क्षेत्र उन्होंने जैसे पहले किया एक दो अलग अलग, इस बार उन्हें हरियाणा में कैसे सरकार चुराई गई प्रमाण देश के सामने रखनी है। हिल उठा है देश उनके प्रमाणों को देखकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शर्म नहीं आई, चुप्पी साधी हुई है। जरूर है, जैसा मैंने कहा कि आए हैं, किरण रिजिजू आए थे और उन्हें वही जो होता है कि स्यापा है वो स्यापा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं और प्रेजेंटेशन फर्जी है, चल रहा है। तो बड़ी ऐसी स्थिति है कि फिलहाल तो रास्ता नहीं सूझ रहा है। मोदी और शाह को जिस तरीके से निशाने पर लिया है और जिस तरीके के प्रमाण राहुल गांधी ने रखे हैं, हिली हुई है बीजेपी। तो इसके मायने क्या हैं? बिहार चुनाव के कुछ जो पहले चरण के वोटिंग के कुछ घंटे पहले क्या इसके रिपरकेशंस होंगे? चलेंगे देश की बात में प्रोफेसर अभय दुबे सर के पास, उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे इसके मायने, इसके आने वाली जो देश की राजनीति है, दशा दिशा क्या हो सकती है, क्या ऊंट की करवट होगी, सब पर बात करने के लिए चलते हैं प्रोफेसर अभय दुबे सर के पास। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। और ये राहुल गांधी की एच फाइल्स तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हड़कंप है, देश स्तब्ध है, क्योंकि जो प्रमाण दिए बड़े जबरदस्त हैं और गोलमोल बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पुरानी बातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मौन रहना। आपकी शुरुआती एक नोट टिप्पणी सर। देखिए, राहुल गांधी ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार, और उसका एक सिलसिला है, हर सिलसिला एक दूसरे से जुड़ता है। जिस तरह घटनाओं का विकास होता है, उस तरीके से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और इस सवाल पर उनका जो रवैया है उसका विकास हुआ है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की वहां पर। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि ये केवल एक या दो जगह का मामला नहीं है, ये बाकायदा एक सेंट्रलाइज टीम है, वो ये सब काम कर रही है। और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया किस तरह एक पूरे के पूरे राज्य का चुनाव चुरा लिया गया है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा फिराकर या सीधे सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और उनके पास बहुत ही मजबूत पक्की दफाएं हैं, उन दफाओं में केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर वो वास्तव में देशद्रोह कर रहे हैं तो ये लगातार उनका तीसरा देशद्रोह है। पहला देशद्रोह उन्होंने 7 अगस्त को किया था, फिर दूसरा देशद्रोह किया और अब तीसरा देशद्रोह किया। तो एक आदमी इतना ज्यादा देशद्रोह कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, चुपचाप छुप के तो कर नहीं रहा है, खुल के कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, भाजपा ने, किरण रिजिजू ने उनकी बात का जो जवाब दिया है, और चुनाव आयोग ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने बताया अभी आपसे बातचीत में कि हरियाणा के चुनाव आयोग ने कुछ जवाब दिए हैं, और केंद्रीय चुनाव आयोग से भी कुछ प्रेस नोट जारी करके 15 पॉइंट्स, बड़े बचकाने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जी जी, सर। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कुछ सूत्रों के हवाले से अपनी बातें कही हैं, वही हैं जो हरियाणा के चुनाव आयोग से मिलती जुलती हैं। जबकि मसला बिल्कुल दूसरा है, मसला कुछ और है। मसला यह है कि राहुल गांधी भारत के इतिहास में 2 नई बातें कह रहे हैं, बिल्कुल नई बातें कह रहे हैं। उनकी पहली नई बात यह है, मैंने कम से कम अपने पत्रकारिता के जीवन में, जो करीब 35 साल पुराना है जीवन दिल्ली में, उसमें कभी आज तक किसी को ये बात कहते हुए नहीं सुनी। अभी अभी मैं पत्रकारों के एक दल के साथ चर्चा करके आ रहा हूं, उन्होंने भी कभी ये बात नहीं सुनी थी। और पहली नई बात उनकी यह है कि देश में जो चुनाव प्रणाली है उसको सत्तारूढ़ दल ने चुनाव आयोग की मदद से कैप्चर कर लिया है, बिल्कुल सर, कहा और वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को झुठलाकर
चुनाव जीतने के हथकंडे के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रही है और उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जा रहा है। ये है उनका कहना। ये आरोप, उस आरोप लगाने से अलग बात है कि ईवीएम हैक की जाती है, या जब कागज के मतपत्र होते थे तब फिर नकली वो मतदान, फर्जी मतदान होता था, वोट छापे जाते थे। ये सबसे अलग तरह की बात है। इनका कहना है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए पूरी की पूरी मतदान प्रणाली के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए इस्तेमाल करती है और चुनाव को, जो हारे हुए चुनावों को जीत लेती है। ये कह रहे हैं। दूसरी नई बात वो ये कह रहे हैं कि ये चीज केवल अभी से नहीं हो रही है, ये चीज काफी पहले से चल रही है। और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो का चुनाव हुआ था, इसमें वो गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री बने, वो भी फर्जी है, वो भी अवैध है। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का चुनाव अवैध है, नायब सिंह सैनी का हरियाणा का चुनाव अवैध है। ये सारे के सारे चुनाव अवैध हैं। ये लोग इलिजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, ये वो कह रहे हैं। अब भाजपा के समर्थक इस बात को टीवी पे कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सिद्धरमैया का चुनाव भी अवैध है, क्योंकि वो भी उसी प्रणाली से हो रहा है? और झारखंड के मुख्यमंत्री का चुनाव भी अवैध है। अगर ये बात सही है तो भाजपा वालों को ये बात कहनी चाहिए। लेकिन अगर भाजपा वाले ये कहेंगे कि सिद्धरमैया का चुनाव अवैध है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव अवैध है और झारखंड के मुख्यमंत्री का चुनाव अवैध है, अगर वो ये कहेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि उनके भी चुनाव अवैध हैं। इसलिए वो इस बात को नहीं कह रहे हैं। वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई भी चुनाव अवैध है, चाहे वो चुनाव जीते हों चाहे हारे हों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके नेता जो दिल्ली गद्दी बैठे हुए हैं, आपके नेता जो बंबई गद्दी बैठे हुए हैं, आपके नेता जो चंडीगढ़ की गद्दी भी बैठे हुए हैं, इनके चुनाव अवैध हैं। ये लोग वैध मुख्यमंत्री और वैध प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली वाली बात से जोड़ते हुए एक फर्जीवाड़ा करके अपने चुनाव को जीता है। और मैं ये तथ्य चुनाव आयोग की द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्टों के आधार पर पेश कर रहा हूं। आप इन बातों का जवाब दीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हमें गलत ठहराइए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात की जांच कीजिए और उसे मानिए। वो ये कह रहे हैं। इधर उधर की जितनी भी बातें की जा रही हैं, इधर उधर से कतरा के निकल जाना, पतली गली करना, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, अपरिपक्व आदमी है, मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल। राहुल गांधी अच्छे विपक्ष के नेता हैं कि नहीं है, गैर जिम्मेदार है, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति जो विपक्ष, संसद में नेता विपक्ष है, संवैधानिक पद पर है, वो सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक के बाद एक करता है और उसके जरिए साबित करता है कि इस देश में वोटों की चोरी हो रही है, पूरे के पूरे चुनाव चुराए जा रहे हैं। ये कोई एक निर्वाचन क्षेत्र का मामला नहीं है। जब उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा के बारे में बात कही थी तो उससे लगता था कि ये 1-2 निर्वाचन क्षेत्रों का मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर जब उन्होंने आनंद की बात कही, मतलब है दूसरी में, तब भी ये लगा कि ये कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम जरूर है, लेकिन ये कुछ इस तरह का मामला है। इस बार उन्होंने हरियाणा के चुनाव में साबित किया है। अब देखिए उन्होंने क्या चीज साबित की है, अब जरा इसकी गंभीरता पर गौर कीजिए। सर, वो ये कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से केवल 1,08,000 वोट कम मिले, ठीक है, जिस वजह से वो सरकार नहीं बना पाए। वो 5 निर्वाचन क्षेत्रों में जो चुनाव भाजपा कांग्रेस हार गई, वहां पर केवल 22,000 वोटों से वो पीछे रह गए। अगर 22,000 वोट कांग्रेस को मिल जाते तो वो 5 सीटें वो जीत जाते और वो सरकार बना लेते अपने। राहुल कह रहे हैं कि आपने कुल मिलाकर 25 लाख वोटों की चोरी की जी। अगर ये 25 लाख वोट ईमानदारी से पड़ जाते, यानी 25 लाख वोटों की चोरी करने पर भी भाजपा को कांग्रेस से केवल 1,08,000 वोट ज्यादा मिले और वो 5 सीटों को 22,000 के मतों के अंतर से जीत पाई। आप कल्पना कीजिए, जब ये पूरे 25 लाख वोट अगर ईमानदारी से पड़ जाते, तो मेरा अपना कहना है, जो मैं आंकड़ों में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि भाजपा हरियाणा की सारी सीटें हार जाती, ठीक बात, और अब बड़े बड़े अंतर से हारती।
अगर ऐसा होता तो क्या होता? अब आप इसकी कल्पना कीजिए। सर अगर ऐसा होता तो पूरे उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे चला जाता और वो कभी नहीं उठ पाता, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं उठ पाता। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। हरियाणा में वो इस पूरे इस ऐसे ऐसे अंदेशे का सामना कर रही थी। इसलिए भाजपा के लोग बैठे और उन्होंने सोचा क्या किया जाए। सर अच्छा, तो उनको ध्यान आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां उन्होंने बहुमत खोया और बहुमत की सरकार से अल्पमत की और गठजोड़ सरकार पे आ गए, वहां पर उन्हें ये पता था कि उन्होंने 78 सीटें ऐसी जीती हैं जो कि वो नहीं जीतना चाहिए था उन्हें। अगर वो 78 सीटें ये बेईमानी से नहीं जीतते तो भाजपा की 180 के आसपास सीटें आती, 240 के आसपास, 240 नहीं आती सीटें। तो उन्होंने उसी हथकंडे का इस्तेमाल हरियाणा में करने की ठानी और चुनाव आयोग की मदद से उसी हथकंडे का इस्तेमाल किया जिस हथकंडे से उन्होंने वो 180 सीटें जीती थी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी तो उस हथकंडे का इस्तेमाल करने के बावजूद भी 180 और 78 सीटों में घपला करने के बावजूद उनकी संख्या 240 पर रह गई। और हरियाणा में भी इतनी बड़ी बेईमानी करने के बाद में वो कितने नजदीकी अंतर से जीत पाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर लोकसभा में इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और विधानसभा में भी इनके खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अबे अच्छा, सर वहां एक और बात मैं छोटी कह दूं इसमें, आप फिर उसके बाद आप कहिएगा। ये चीज बताती है कि हमारा लोकतंत्र किस कगार पर खड़ा हुआ है। अगर अभी भी हमारी चुनाव प्रणाली नहीं संभली, अगर लोकतंत्र नहीं संभला मतलब जो है, तो फिर ये नाम मात्र का लोकतंत्र भी नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। अबे सर इसमें उन्होंने कहा है हर 8 वोट में एक फर्जी वोट, 2 करोड़ से कुछ ज्यादा, और जो 25 लाख वोट है। और अबे सर वहां ये था कि शायद मुझे ध्यान आता 67% कुछ ऐसा, कुछ 65% 67 कितना वो आंकड़ा रहा था। तो उस प्रोपोर्शनेट यदि ये 25 लाख वोटों का हेरफेर तो बहुत बड़ा हेरफेर है। बावजूद इसके आपने कहा बहुत मार्जिन लड़ा, मतलब आप जो कह रहे हैं मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक जताऊंगी, सुपड़ा साफ हो जाता शायद जो आप कह रहे हैं। अबे सर इसमें जो बचाव की मुद्रा है, किरेन रिजिजू जैसे लोग मैदान में होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं सामने आ रहा, वो क्यों इस पे अटका है? हलफनामा दें राहुल गांधी। और इसमें एक मैं भी ये पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी जी को हलफनामा दे देना चाहिए? अब इतनी सब तो प्रमाणित है। नहीं देखिए, राहुल गांधी हलफनामा दे दें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। अभी अभी भाजपा के 3 प्रवक्ता, एनडीए के 3 प्रवक्ता कह रहे थे एबीपी चैनल पे कि भाई अदालत में क्यों नहीं जाते, ये अदालतें हैं ना इसके लिए। अच्छा, इसको सुन के मुझे अपने बचपन के वो तमाम नजारे याद आए कि जब दबंग लोग इटावा में घरों पे और जमीनों पे कब्जा कर लेते थे तो लोग कहते थे बड़ी नाइंसाफी हो रही, तो कहते थे अदालत से इंसाफ ले आओ जाके। भाई यही तो है, एक मजबूत व्यक्ति जो है आपको आपके मकान पे कब्जा कर लेता है, आपको बाहर खड़ा कर देता है, तो अब आपके सामने क्या चारा रहता है? उसके खिलाफ आप एफआईआर लिखाने जाते हैं, थानेदार एफआईआर भी लिखता क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। आप डीएम के पास जाते हैं, डीएम कहते हैं साहब भाई वो कैसे, हम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, मजबूर है। अब आपके सामने क्या चारा रहा कि अब आप कोर्ट में जाएं उसके खिलाफ, मुकदमा लड़ते रहिए 20 वर्ष तक। वो आपके मकान पे कब्जा, तो लोकतंत्र पे तो कब्जा कर लिया गया ना। अब आप लोकतंत्र पे कब्जा करके कहा जा रहा है कि अब आप जाइए अदालत में, अदालत आपकी सुनवाई करेगी। तो आपको ध्यान होगा कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब आप सवाल पूछिए। तो एक पत्रकारों से ये पूछा कि क्या भाई आप क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने देखी, हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने देखी, ये तीसरी में कर रहा हूं ये भी सुप्रीम कोर्ट देख रहा। सुप्रीम कोर्ट इज वाचिंग अस, वाचिंग मी, एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। यस सर, राहुल गांधी ने कहा। जी, सुमोटो संज्ञान ले सकता था, बिल्कुल उसमें कहीं इंगित है। अबे सर इसमें जो दिखता है 2-3 चीजें से, अब अदृश्य वोटर की हम बार बार गच्चा खा रहे थे कि हमें जो ग्राउंड रियलिटी की थी, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जब 2023 दिख रहा था, उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश को लेकर भी कहा है, ग्राउंड पे कुछ होता था और नतीजे कुछ आते थे, और वो बार बार अब सब चीजें लग रहा है हर चीज। तो यहां जो अब निकल रहा है कि ये जो अदृश्य वोटर, ब्राजीलियन जो वो
एक मॉडल, उसको बड़ा जिक्र है कि कितनी जगह, फिर कहीं एक बीजेपी के नेता, और बहुत खुला है, हमने देखा दिल्ली में भी ऐसी हुआ था कि उनके प्रवेश जो वर्मा उनके घर या किसी और ऐसे नेता के घर मिला था, कितने वोट कहां, बहुत सारी चीजें हैं। यहां भी यही आ रहा है सारा का सारा। और इतनी, ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण काम किसका है? फिर क्यों प्रमाण मांग रहा है? इसमें एक सवाल ये भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुमोटो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुमोटो चीजें नहीं हो सकती हैं क्या सर? देखिए, ये जो ब्राजीलियन मॉडल का जो वो तस्वीर इतनी जगह देखी गई, तो राहुल गांधी ने वहां पे क्यूआर कोड स्कैन किया, वो भी बंद हो गया सर, क्यूआर कोड था वो बंद हो गया, क्यूआर कोड स्कैन करते ही वो उसके वेबसाइट पे पहुंच गए, चले गए थे, चले गए ब्राजील थे। मॉडल। तो फौरन चुनाव आयोग, वो बीजेपी ने वो क्यूआर कोड ही डिलीट करवा दिया है। बड़ी तत्परता से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब तक के बीच में वो क्यूआर कोड डिलीट हो गया। सर 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 अब इससे अंदाजा लगाइए किस किस किस्म के ओछे किस्म के घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि सबके सामने सार्वजनिक वो बात आ चुकी है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है कि इनकी जो सेंट्रलाइज टीम है, वहां कुछ बंदे बैठे हुए हैं, वो सब ये फ्रॉड कर रहे हैं। उसी में किसी के दिमाग में आ गई होगी कि एक तस्वीर है, लगा देते हैं इसको हम इतनी जगहों पे। उसने लगा दी तस्वीर, कोई क्या कर लेगा? मुख्य राहुल गांधी बताते हैं कि ये जो तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं, ये असल में फर्जी वोटिंग करने के लिए स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। तो वो जो स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है। एक और अधेड़ महिला की उन्होंने तस्वीर उठाई, वो भी 233 बार, कितने बार तस्वीर आती है वोटर लिस्ट में, वो भी इसी तरीके से वो स्पेस क्रिएट किया जा रहा है उसमें। तो उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाता है, उस नाम पे वोट डालना चाहता है, तो वहां पे अगर वहां पे लोग बैठे हुए हैं जो वो अगर चाहते हैं तो वोट डलवा देते हैं, नहीं चाहते हैं तो वोट नहीं डलवाते। नहीं तो सर, इसमें ये भी तो समाज नहीं, इसमें जोड़ के पूछूंगा, इसमें अबे सर ये भी तो समाज शायद है कि जो खेल हो रहे हैं जिस तरीके का, और आज एआई का जमाना क्या क्या है, और आप देखिए, अब हम लोग पहले ध्यान आता है, हम लोग करते थे जब बैलेट पेपर से चुनाव होता तब भी हमको 48 घंटे 72 घंटे में सब मिल जाता, तो 7-7 8-8 दिन। तो जो कहीं प्ले अप है, चीजें हैं, तो इसमें जैसे मैं लॉजिक देख रहा था, मैं बीजेपी के कई नेताओं को मैंने भी अलग अलग जगहों पर सुना, तो वो कह रहे थे साहब की कैसी बचकानी बात करते हैं राहुल गांधी, एक चेहरा, वो क्या जितनी जगह वोट डाल सकता है, उसको तो निशान लग जाता है, शाही हो जाती है। तो सर ये खेल वैसे भी तो शायद कुछ हो रहा होगा कि कुछ यही सेंट्रल सर्वर कुछ खेल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आज ये भी कहा है कि जो जो इलेक्शन कमीशन का जो सर्वर है, मेन सर्वर है, ये पता लगाया जाना चाहिए कि उसको वो कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है उस सर्वर को, वो कौन सी एजेंसी है जो उस सर्वर को देखती है, क्या करती है। मतलब कि उनका आरोप ये था कि एक तरह से कुछ इस तरह का मामला हो रहा है कि वहां शायद बूथों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी किसी को। यस सर, यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। वहीं बैठे बैठे ही खेल कर दिया गया होगा, मतलब ये भी एक मामला है। क्योंकि अभी अभी जब डिजिटल फ्रॉड होता है, तो डिजिटल फ्रॉड के लिए शारीरिक रूप से वहां जाने की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने बार बार ये भी दावा किया कि बताया कि भाई जो आप वो देते थे, सीसीटीवी फुटेज देते थे, वो आपने क्यों बंद किया देना? इसीलिए बंद किया ताकि ये सब इन सबूतों की तस्दीक ना हो पाए। जी हाँ, उन्होंने कहा। हाँ, फिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के जरिए बहुत सारे तथ्य निकाले थे। जैसे चुनाव आयोग ने देखा कि फॉर्म 6 और 7 ये निकल रहे हैं, तो उन्होंने वेबसाइट पे उनको भी उनकी एक्सेस भी बंद कर दी। तो ये उन्होंने आज आंकड़ों में बताया है कि ये 6 और 7 नहीं, ये होते तो और भी मैं खुलासा करता। हाँ, तो उन्होंने कहा अभी हम केवल 3 हथकंडे जो हैं, डुप्लीकेशन, थोक वोट और फर्जी पता, ये सबके आधार पे ही आपको कह रहे हैं कि 25 लाख वोटों का हुआ मामला, वरना ये और भी बड़ा फ्रॉड साबित हो सकता था। बिल्कुल। अबे सर इसमें जो ज्ञानेश कुमार साहब हैं, देखिए अब हमारा, मुझे ऐसा, हम लोग कई बार बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त, अब दिख ही रहा है साहब, बीजेपी के, भारत सरकार के ब्लेम्स तो यही हैं, जबकि वो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और जब हमारी इतनी शीशा लेदर हो रही है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और वो सही है, सच है, राहुल गांधी अपने पे अड़े हैं, वो नहीं दे रहे हैं यदि हलफनामा, और वो उनकी ये भी है कि हलफनामा दूंगा तो भी क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने तो जैन जेट से मांग कर ली है। तो ऐसे में क्या ज्ञानेश कुमार साहब को नहीं होना चाहिए? उनकी जितनी भद्द पिट रही है, उसके पहले राजीव कुमार साहब पता नहीं कहां है, वो भी उनको लेकर भी सस्पेंस और तमाम चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में भी ज्ञानेश कुमार या तो इस्तीफा दे दें, क्या क्या कहेंगे इस पे? कुछ उनको नहीं है कि शुचिता और मर्यादा? इस्तीफा ज्ञानेश कुमार को या तो राहुल गांधी की सारी बातों का जवाब देना चाहिए,
या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। उनके सामने तीन ही विकल्प हैं। या तो वो कहें कि राहुल गांधी की सारी बातें झूठी हैं और मैं ये साबित करता हूं, ये हमारे हमारे पास तथ्य हैं, या तो ये होना चाहिए। या उनको कहना चाहिए कि राहुल गांधी लोकतंत्र को अस्थिर कर रहे हैं, देशद्रोह गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर, चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज कराने जाएगा, जरूर एफआईआर दर्ज होगी। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई होगी, वो करना चाहिए। या अगर ये दो काम नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग, तो केवल एक ही विकल्प बाकी बचता है कि वो इस्तीफा दे दे और कहें कि भाई हम पे नहीं हो रहा है ये। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयुक्त की कनपट्टी पे कट्टा रख के साफ काम करवाया जा रहा हो उसका मुझे। कहाँ गया आज, मैंने कहीं बड़ा देखा उसको। अबे सर, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी निकल कर आती है कि जो पूरा का पूरा एक सीन है, दृश्य है, और लगातार जो बचाव है, रिजू जी क्या कह रहे हैं? रिजू जी कह रहे हैं कि एटम बम फटता क्यों नहीं? ये भी पहले अजीब सी बात है। आप और कोई भी सर इसमें बात नहीं कर रहा है कि बात जो चीजें गलत दिखा रहे हैं कि भाई ब्राजीलियन वो कहां से आ गई या 250 वोट, क्योंकि आपका सब आपका हित सद रहा है, तो आप केवल डिफेंड करने में लगे हैं और ये कहना है कि बम फटता नहीं। कैसे बम फटा जाए? क्या चाहती है देखिए, केंद्र की सरकार? ये कहना कि हम बम फोड़ने वाले हैं, ये सब चीजें तो मुहावरे में कही जाती है ना, जी जी ये तो जी। मेटाफर है ना, मतलब ये रूपक के तौर पे ये बातें कही जाती हैं। ये कोई वास्तव में कोई एटम बम लाके थोड़ा ना फोड़ा जाना है, ये तो बेकार की बात है, ये घटिया किस्म का तर्क है। अब किरण रिजिजू को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया, मेरे ख्याल से तो वो उसको किसी ने सुना ही नहीं। अब आप कल्पना कीजिए राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने लोगों ने सुनी होगी आज, आप बड़ा है कल्पना भाई, कीजिए। बड़ा हुआ है देखिए बहुत। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर हम सब लोगों की टीका टिप्पणियां, फिर टीवी के ऊपर बहस, कल अखबार में छपेगी, उसके बाद होगा कल शाम तक। मेरा मानना यह है कि इस देश में हर जानकार और समझदार व्यक्ति के कान में राहुल गांधी की बात पहुंच जाएगी कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर कब्जा कर लिया गया है। अच्छा, ठीक है, लोग डंडा लेके सड़क पर नहीं निकलने वाले हैं, लोग ऐसा नहीं है तुरंत आंदोलन हो जाए, सड़कें भर जाएं आंदोलन से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूं है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच गई है, और जब लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच जाएगी एक बार, तो कुछ ना कुछ उसका जरूर उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर उसका असर पड़ेगा। इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त हमारे मित्र संदीप चौधरी अपनी भूमिका बांध रहे थे, बता रहे थे सब बातें, तो तीन जो एनडीए के प्रवक्ता वहां बैठे हुए थे, उसमें एक जनता दल यूनाइटेड का था, एक बीजेपी का था और एक लोक जनशक्ति पार्टी का था। वो तीनों भी बहुत गंभीर थे, उनके चेहरे चुगली खा रहे थे कि ये मामला तो सीरियस, मामला तो गंभीर है, गंभीर है, गंभीर है, हाँ। गंभीर है। अब उन्हें अपनी पार्टी का बचाव करना है, राहुल गांधी को गरियाना है, वो करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सब लोग मन ही मन सोचते होंगे कि भाई हो तो बड़ा गलत रहा है। सर जैन जेड से जो अपील, जैन जेड ने डरा दिया है, जैन जेड ने डरा दिया है। जी जी, एक छोटी सी कट्टरपंथी जमात को छोड़कर जो चाहती है कि इस तरह का हो, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान समर्थक हैं, उनका भी बड़ा हिस्सा नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते। भाजपा को ये समझ में आना चाहिए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना भाजपा के लिए, लोकतंत्र के लिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसका नष्ट होना भी भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, कि ये सब करके वो दरअसल अपने समर्थकों के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले रही है। जिस दिन भाजपा के समर्थक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं भाजपा का हर समर्थक अच्छा लोकतंत्र नहीं चाहता। भाजपा के ज्यादातर समर्थक भी अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, इस तरह कांग्रेस के समर्थक चाहते हैं या दूसरी पार्टियों के समर्थक चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में चुनाव में गड़बड़ी हो, फर्जीवाड़ा हो, कोई नहीं चाहता। सब लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, कुछ एक कट्टरपंथी मूर्ख किस्म के लोगों को छोड़कर। आप कल्पना कीजिए कि जब उनके ऊपर उन्हें एक दिन यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से साठगांठ करके इस लोकतंत्र को इस तरह बर्बाद किया, तो वो कितनी घृणा करेंगे भाजपा और भाजपाई नेताओं से। बीजेपी के नेता सड़क पर निकला करेंगे तो लोग छज्जे पे खड़े होकर थूका करेंगे उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा खतरा है। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
सर इसमें जो जनजेट से अपील एक चीज, और दूसरा सर ये जो अंतिम प्रश्न होगा मेरा कि बिहार में वोटिंग अब कुछ ही घंटे शेष है। जब हम आज बात कर रहे हैं 5 तारीख है और कल 6 को वहां वोट डलेंगे, जब ये सुबह रिलीज हो चुका होगा, तो इनका कितना आप क्या देखते हैं, ये कितना इसका असर हो सकता है? क्योंकि देखिए अंतिम क्षण में वोटर हमारे यहाँ बहुत बड़ी ऐसी संख्या होती है जो बहुत आखिर वक्त में सब कुछ फैसला करता है, तो इसके क्या रिपरकेशंस संभावित हैं? इस पे नोट पे खत्म करना चाहूंगा। नहीं, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी ने भी माना है कि बूथ लेवल पे कुछ थोड़ी बहुत सतर्कता ज़्यादा बरती जा सकती है। लेकिन साथ में वो ये भी कहती हैं कि ये कहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा है ये इस तरह से हो रहा है कि इसको बहुत आपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देके इसे आप रोक नहीं सकते। इसका तो एक ही तरीका है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो जनाधार है वो निकले, अपने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए, कटिबद्ध होके वोट करे, यही यही किया जा सकता है। नहीं, इसके वैसे जो अलावा फिर और ये कोई आंकड़े चारा नहीं है। आंकड़े दे दिए हैं, जैसे अमित शाह साहब ने दे दिए हैं कि संख्या सो एंड सो, ना तो नंबर घोषित कर दिए हैं, तो वो नंबर की घोषणा, और जो राहुल गांधी जी का कहीं आशंका उन्होंने भी कही कि बिहार में भी ऐसे ही कुछ हो सकता है, तो इस पे नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये तक भी हो सकता है कि अचानक भाजपा को लगे कि एक आध चुनाव हमें हार जाना चाहिए। ओके, न्यूट्रल पे आ जाए, वो अपनी गाड़ी को नहीं, न्यूट्रल गियर हाँ, में हाँ, न्यूट्रल पे गाड़ी ले थोड़ी है आएंगे। न्यूट्रल कर लो, मामला बहुत गरम, गाड़ी हीट हो रही है। जी गाड़ी जो है जी। ना, इंजन गरम हो गया है। इंजन गरम हो जाएगा तो इंजन सीज़ कर जाएगी गाड़ी। एक आध चुनाव हार जाओ, फिर बाकी फिर जीतने लगेंगे। एक आध चुनाव हारेंगे तो उसके बाद ये तर्क भी बन जाएगा, देखिए हम तो ज़रूर, अगर हम बेईमानी कर रहे होते तो हम वो चुनाव भी हार जीत लेते। ये तक भी हो सकता है। तो बहुत सही समय में एकदम परफेक्ट चोट है, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जहां लोहा घर में चोट कर दी है, बहुत परफेक्ट है। क्योंकि जी। इसका सवाल बहुत उठ रहा था अभय सर लगातार कि राहुल गांधी या वोट चोर गद्दी चोर, या वो जो वोटर बचाओ वाले अभियान, उस पर थोड़ा वो भी कहीं कम बोल रहे हैं इस तरीके के, तो यह बिल्कुल सही समय पे कर दिया है एकदम। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही समय पे किया है और वो कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे। वो लगातार वहाँ पे छठ के बाद से ही बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के समर्थक पत्रकार हैं, वो इस तरह की बातें उठाते रहते हैं। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता कि वो राहुल गांधी निष्क्रिय हैं, वो कहाँ गायब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये फालतू बातें हैं। कोई नेता कभी गायब नहीं होता। ना राहुल गांधी तो जब से उन्होंने भारत वो वाली यात्रा निकाली है, अपनी पहली वाली यात्रा निकाली है, तब से लगातार सक्रिय हैं, वो बदल चुके हैं। और इसमें ये सोरेस और ये सब भी तो आ रहा है सर कि ये यहाँ से आए तो मॉरिशस गए, तो ये भी तो आपने प्रवक्ताओं को सुना होगा, ये सब ये अरे भी ये तो। सब देखिए, ये तो एक पूरी मशीन है भाजपा की, जो लगातार ये कहती रहती है। उसने इस तरह का माहौल बना दिया है, सारे पत्रकार उस माहौल के कुछ जानबूझ के अंग बने हुए, कुछ अनजाने में उसके अंग बन जाते हैं। उसी रॉ में बह जाते हैं। ये चीजें तभी ठीक होंगी जब ये लोग सत्ता से हटेंगे। राइट सर। अवय सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने ये जो जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं, और साफ है कि सही समय पे सही चोट, और उसका बहुत कुछ असर देखने को मिलना तय लग रहा जी। है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अभय दुबे सर को, और ये जो निकला है प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर 3 और एच फाइल्स, हाइड्रोजन बम कितना असर करेगा, क्या इसके रिpercussions होंगे, बहुत शीघ्र कम से कम बिहार में तो दिखने ही वाला है। और आगे तो राहुल गांधी जिस तरीके से प्ले अप करते हैं, वो कहते रहे, जैसा अभय सर कह रहे थे कि गायब है, निष्क्रिय है, लेकिन उन्होंने बताया कि कहाँ वो क्या कर रहे थे, क्या चीज पका रहे थे, और कब उन्होंने उसको प्रस्तुत करना है वो कर दिया है। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।